हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 5 जून के एडिटोरियल सेशन को हम यहाँ स्टार्ट करेंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम सभी को प्रयास करना चाहिए पर्यावरण को संरक्षित रखने का। हम सब संकल्प लें आज कि हम अपने जीवन में पेड़ लगाएंगे, उसकी देखभाल करेंगे और ऐसी चीज़ों को रोकने का प्रयास करेंगे जहाँ पर्यावरण डैमेज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर है आशीष क्लासेस, कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा जब आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। इसका लिंक इसका आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस लिंक के साथ साथ आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का। उस चैनल से भी जुड़ जाएं। वहाँ पर भी आपको अगर मान लीजिए कोई सेशन आप मिस कर देते हैं तो वहाँ पर आप जाकर उस सेशन को देख सकते हैं। उसका लिंक प्रोवाइड करवाया जाता है। बहुत सारी PDF आपको वहाँ पर मिलती हैं। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद कुछ आपको पेड कोर्सेज अवेलेबल करवाए गए हैं और लेटेस्ट एक कोर्स आपको अवेलेबल करवाया गया है 13 फरवरी से 13 फरवरी से लेकर 29 मई तक का एक एडिटोरियल पैकेज। जो पुराने सेशंस थे, आपने अगर एडमिशन नहीं लिया हो और आप वंचित रह गए उन एडमिशन से, अब आप उसको बाई कर सकते हैं। ओल्ड एडिटोरियल्स के 3 बैचेज अवेलेबल हैं। 3rd बैच अब वहाँ पर अवेलेबल है, आप उसको बाई कर सकते हैं। क्लोज टेस्ट पैराजंबल, ये एक कोर्स अवेलेबल है। द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस हर वेंसडे को स्टार्ट होता है। इसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और बहुत सारे कोर्सेज हैं। आप एक बार ज़रूर से विजिट करें और इस सेशन को एंड तक ज़रूर देखें। बहुत सारे बच्चे 10-15 मिनट देखकर और छोड़ के चले जाते हैं। कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला फिर उन चीज़ों से। अगर आप वास्तव में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये सब चीज़ें आप खुद से न्यूज़पेपर में अप्लाई कर सकें, तो आपको ज़रूर से अंत तक सेशन को देखना चाहिए। एंड तक सेशन को देखें और ज़रूर से पसंद आने पर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। चलिए बात करते हैं स्काई रॉकेटिंग टेंशंस। ये इसका टाइटल है आज के एडिटोरियल का, स्काई रॉकेटिंग टेंशन। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं पार्ट ऑफ स्पीच की बात करता हूँ तो यहाँ जो स्काई रॉकेटिंग शब्द है ये तो हो गया है एडजेक्टिव और ये जो टेंशंस है ये यहाँ पे नाउन है। आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए इस बात का कि नाउन को मॉडिफाई करने का काम कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। स्काई रॉकेटिंग होता क्या है? स्काई रॉकेटिंग होता है बहुत तेज गति से बढ़ना। इसके सिनोनिम्स बात कर लेंगे हम, लेकिन फिलहाल आप समझिए कि स्काई रॉकेटिंग का मतलब तेज गति से बढ़ना है। टेंशंस का मतलब परेशानियां हैं। किसकी परेशानियां हैं, क्यों बढ़ रही हैं? तो ये चाइना और US के बीच बढ़ती हुई टेंशंस है, उसके बारे में ये आर्टिकल आपको बताएगा। तो स्काई रॉकेटिंग टेंशंस का मतलब है वो टेंशंस जो कि तेज गति से बढ़ रही हैं। अगर आप देखें स्काई रॉकेटिंग का, वैसे तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हो गया है, क्योंकि ING फॉर्म में जब आप एडजेक्टिव को लेते हैं तो उसको आप एक नाम देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। पेन और नोटबुक लेकर बैठिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको नोट करते चलिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल है स्काई रॉकेटिंग टेंशंस। ठीक है, तो ये है तेज गति से बढ़ती हुई समस्याएं। बात रही स्काई रॉकेटिंग को कैसे आप और वर्ड्स के द्वारा एक्सप्रेस कर सकते हो, तो लिख सकते हैं आप स्काई रॉकेट। ये एक वर्ब वैसे मैं ले लूं, यहां पे तो खैर वर्बल एडजेक्टिव है, लेकिन वर्ब के रूप में अगर आप लेंगे इसको तो इसका एक सिनोनिम हो सकता है माउंट, एक इसका सिनोनिम हो सकता है स्वेल। एक अगर आप बहुत लंबे समय से चैनल पे वीडियोस देख रहे हैं तो आपको याद आ रहा होगा, एक वर्ड हमने डिस्कस किया था स्नोबॉल। स्नोबॉल भी हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, प्रोलिफेरेट हो सकता है। प्रोलिफेरेट, तो ये सब क्या है? ये सब के सब स्काई रॉकेट के सिनोनिम्स आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्काई रॉकेट को कह सकते हैं माउंट, स्वेल, स्नोबॉल, इंक्रीज, प्रोलिफेरेट। एक वर्ड और बता दूं मैं आपको, मशरूम भी कह सकते हैं। बहुत तेज गति से बढ़ने को मशरूम भी कहा जाता है। तो ये तेज गति से बढ़ना है। ठीक है, चलिए आ जाइए। द US गवर्नमेंट्स डिसीजन टू बार पैसेंजर प्लेन्स फ्रॉम चाइना from June 16 is but another instance of rising tensions between the two countries। देखिएगा, the US government's decision, US सरकार का निर्णय, ये जो है वो रिलेट करने के लिए आता है का निर्णय। किसके लिए? अब देखो ये सब्जेक्ट है पूरा, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है, अंडरलाइंड है और साथ में रेड कलर में नजर आ रहा है आपको, ये सब्जेक्ट है। तो US सरकार का निर्णय, किस चीज का निर्णय? टू बार पैसेंजर प्लेन्स, पैसेंजर प्लेन यात्री विमान को बार करने का। बार का मतलब क्या होता है? प्रतिबंधित करना। बार का मतलब रोक लगाना। फ्रॉम चाइना, कहां से? चाइना से कोई अगर विमान आएगा तो US सरकार ने उस पर बैन लगा दिया।
फ्रॉम जून 16, कब से ये लागू है? 16 जून से। अब ये डिसीजन है, इसको देखकर देखो इज लग रहा है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। बट अनदर, ये बट का प्रयोग हम इन दिनों में सेकंड बार देख रहे हैं ऐसा। बट यहां पे कंजंक्शन नहीं है, बट यहां प्रेपोजिशन नहीं है, ये एक एडवर्ब के रूप में यूज हो रहा है। और बट जब एडवर्ब के रूप में यूज होता है तो इसका मतलब होता है कि ये या तो इम्फेसाइज करने के लिए यूज किया गया है, इस बात पर जोर देने के लिए यूज किया गया है, और या फिर आप इसको कह सकते हैं कि ये जस्ट या फिर ओनली इस अर्थ में यूज किया गया है। तो ये और कुछ नहीं बल्कि एक और उदाहरण है, एक और उदाहरण है। अनदर के साथ जनरली जो लगाते हैं नाउन वो सिंगुलर लगाते हैं, और बहुत सिंपल सा लॉजिक भी इसके पीछे होता है कि अनदर शब्द है वो देखो एन अदर से बनता है। तो एन जब लग रखा है इसका मतलब हम बात कितनों की करते हैं? एक की बात करते हैं। और जब एक की बात करते हैं तो यहाँ पे इंस्टेंस ही हो सकता है, इंस्टेंसेस नहीं हो सकता। और मान लीजिए कि यहाँ अनदर के स्थान पे होता अदर, अदर होता तो हम क्या कर देते? इंस्टेंसेस भी कर देते। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो मैं बताता हूँ डेफिनेटली नोट भी करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं। नोट करते हैं और उस रूल की तरह अप्लाई करना कोशिश करें। देखो, कोई भी चीज़ रूल के रूप में ना लेके उसको कॉन्सेप्ट से समझें, उसके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करें, क्योंकि हर चीज़ हर जगह पे अप्लाई नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ आप अनदर देख रहे हैं तो एन दे रखा है, इस कारण से सिंगुलर नाउन लगा रखा है, ठीक है। इंस्टेंस का मतलब एग्जाम्पल है, उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण है? ऑफ राइजिंग टेंशंस बिटवीन द टू कंट्रीज, ये है इस चीज़ का के लिए ऑफ। प्रेपोजिशन आ गया तो आईएनजी राइजिंग, राइजिंग मतलब बढ़ती हुई, टेंशंस का मतलब परेशानियां, किसके बीच में? दो कंट्रीज के बीच। दो के बीच की बात करते हो तो क्या लगाते हैं? बिटवीन। तो यहाँ पे दो चीजें आपने सीखने लायक है वैसे, कि देखो सब्जेक्ट तो हो गया है डिसीजन, इसको देखकर वर्ब लगाई है इज। अनदर के साथ में नाउन कैसा आता है? सिंगुलर आता है। तो यूएस गवर्नमेंट का जो निर्णय है, किसका निर्णय लिया है कि पैसेंजर प्लेन्स को इसने बैन कर दिया है, बार कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है कि चाइना से कोई पैसेंजर प्लेन अगर आएगी तो हमारे कंट्री में हम अलाउ नहीं करेंगे। कब से डिसीजन है, कब से लागू है? 16 जून से लागू है। और ये जो चीज़ है, ये निर्णय जो है वो एक और, या फिर कहें कि केवल एक उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण है? ये एक और उदाहरण है इस चीज़ का कि टेंशंस बढ़ रही हैं दोनों देशों के बीच में। समझ गए? तो ये टेंशंस नाउन है वैसे, और ये राइजिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है। और मैं फिर पूछूं आपसे कि ये कौन सा पार्टिसिपल है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आईएनजी फॉर्म में जब आप एडजेक्टिव लेते हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन कि आईएनजी फॉर्म में एडजेक्टिव लेने पर उसका नाम दिया जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर थर्ड फॉर्म के रूप में यूज करते हैं तो उसका नाम दिया जाता है पास्ट पार्टिसिपल। समझ में आ गया होगा आपको? बार शब्द है, उसका मतलब नोट कर लेना आप, प्रतिबंधित करना होता है। तो बार का और भी बता देता हूं मैं आपको, बार के लिए और क्या यूज कर सकते हो। ये पहला वर्ड हमने देखा, दूसरा वर्ड बार, अगर हम वर्ब के रूप में इसको लें तो रिस्ट्रेन इसको कह सकते हैं, ठीक है। आप इसको हिंडर भी कह सकते हैं। बार का मतलब रोकना है, लिख लीजिए। बार का मतलब रिस्ट्रेन है, बार का मतलब हिंडर है, ठीक है। चेक भी हो सकता है, CHECK, चेक हो सकता है, डी बार भी हो सकता है। तो ये सब बार के सिनोनिम्स है। और एक बात और याद रखिएगा, प्रेपोजिशन अगर रिक्वायर्ड हो बार के साथ तो हम फ्रॉम यूज करते हैं। कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं? फ्रॉम। बार के साथ में जो प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड है वो फ्रॉम है। तो फ्रॉम केवल बार के साथ नहीं, बाकी के जो वर्ड्स हैं उनके लिए भी आप फ्रॉम लगा सकते हैं कि किस चीज से रोकना चाहते हैं, तो उस चीज से के अर्थ में फ्रॉम लग जाएगा। आगे बात करते हैं। देखिए आगे आपसे कहना चाह रहा है अ ट्रेड वॉर, ये सब्जेक्ट हो गया है, विच प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लॉन्च्ड इन 2018 is yet to be resolved fully। A trade war सब्जेक्ट है, which president डोनाल्ड ट्रंप launched, डोनाल्ड ट्रंप सब्जेक्ट है, डोनाल्ड ट्रंप सब्जेक्ट है इस वर्ब के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च किया इन 2018 2018 में, ईयर दे रखा हो तो उससे पहले इन लगता है। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो लॉन्च किया, क्या लॉन्च किया था? ट्रेड वॉर। कब की बात है? 2018 की। अब ये जो ट्रेड वॉर है इसके लिए आपको वर्ब दे रखी है इज, ये इसकी वर्ब है और इस सब्जेक्ट के लिए वर्ब लॉन्च्ड है। इज येट टू बी रिजॉल्व, ये अभी भी रिजॉल्व किया जाना है। येट जो है वो कंजंक्शन के रूप में भी आ सकता है, येट एडवर्ब के रूप में भी आ सकता है। अगर ये कंजंक्शन के रूप में आता है तो इसका मीनिंग लेंगे डेस्पाइट, ठीक है ना। इसका मतलब इन स्पाइट ऑफ, मतलब इस चीज के बावजूद या फिर भी। अगर ये एडवर्ब के रूप में आता है तो इसका मतलब लेंगे अब तक।
तो आप ये निर्णय लें कि ये एडवर्ब है कि कंजंक्शन है, बताएं। देखें कि यट यहाँ पर एडवर्ब के रूप में है या कंजंक्शन के रूप में है। बहुत सिंपल सी बात है कि फिर भी का मीनिंग अगर देगा तो आप इसे मानेंगे कंजंक्शन, अगर ये अब तक का अर्थ देगा तो आप इसे मानेंगे एडवर्ब। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन फिर से देख लीजिए कि ट्रेड वॉर, जो कि मतलब एक व्यापारिक लड़ाई चल रही है, ट्रेड वॉर चल रहा है, किस जिसको विच प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लॉन्च्ड, विच ये रिलेटिव प्रोनाउन इसके लिए है, जिसे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च किया 2018 में। और ये ट्रेड वॉर जो है अभी भी अब तक भी रिजोल्व नहीं किया गया है, अब तक भी इसको पूर्णतः रिजोल्व होना बाकी है। तो अब तक के अर्थ में अब तक ऐसा नहीं हुआ, इस अर्थ में इसको एडवर्ब माना जाएगा। ठीक है, रिजोल्व यहाँ पे वर्ब है और रिजोल्व की विशेषता बताने के लिए यहाँ पे देखो फुल्ली है, ये एडवर्ब है, तो एडवर्ब किसी वर्ब को मॉडिफाई करने का काम कर सकता है। आगे देखेंगे तो इन रिसेंट मंथ्स, हाल ही के महीनों में, रिसेंट का मतलब हाल ही के, वर्तमान के, तो वर्तमान में जो महीने गुजरे हैं उनमें मिस्टर ट्रंप एंड अदर ऑफिशियल्स, ये सब्जेक्ट हो गया, इन द एडमिनिस्ट्रेशन हैड अटैक्ड चाइना ओवर इट्स हैंडलिंग ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। तो हाल ही के महीनों में मिस्टर ट्रंप और उनके अधिकारी जो हैं, उनके ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऑफिशियल्स का मतलब ऑफिसर्स, अधिकारी जो हैं इन द एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये द एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। इफ कोई भी वर्ड आपको सूचना देता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग एंड इफ वी नो अबाउट दैट थिंग, दैट डेफिनेटली वी कैन कंसीडर इट एज डेफिनेट नाउन एंड वी कैन अप्लाई दैट बिफोर इट। तो इस कारण से यहाँ पे दैट का प्रयोग है। अटैक दे रखा है, अटैक यहाँ पे नाउन वर्ब के रूप में है। और याद रखना कि अटैक जब भी वर्ब के रूप में आता है, इफ अटैक हैज बीन यूज्ड एज ए वर्ब then we need not use any preposition after it, so no preposition will be required। कोई भी preposition नहीं लगेगा अटैक के बाद में। अगर अटैक नाउन होता है तो जरूर आप ऑन लगा सकते हैं, तो यहाँ पे ऑन नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ समझिए कि हाल ही के महीनों में मिस्टर ट्रंप और उनके अधिकारी जो हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन में हैड अटैक, तो ये वर्ब है और इनके सब्जेक्ट ये वाले हैं। इन्होंने आक्रमण किया है, हमला बोला है चाइना पर, किस बात को लेकर, तो ये मुद्दे को लेकर ओवर लग रहा है। इट्स हैंडलिंग, इट्स चाइना के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव है, हैंडलिंग मतलब टैकल करने का तरीका को, जिस तरीके से चाइना ने टैकल किया था कोविड-19 पेंडेमिक को, उस चीज को लेकर ट्रंप और उनके अधिकारियों ने इन पर अटैक किया है, चाइना पर अटैक किया है। ठीक है, पेंडेमिक का मतलब वैश्विक महामारी। आगे देखिए, The US has also decided to end Hong Kong's special trade status in protest against Beijing's move to introduce a new national security law for the special administrative region। देखना, the US, अब ये US से पहले द हमने कल डिस्कस किया था। जिन देशों के नाम के साथ यूनाइटेड जुड़ा हुआ रहता है उसे उसके पहले आप द लगाते हैं। एक और एग्जाम्पल मैंने दिया था, यूके यूनाइटेड किंगडम, वहां पे भी द लग जाता है, यूएई वहां पर भी द लग जाता है। तो द यूएस हैज ऑल्सो डिसाइडेड, तो यूएस ने तय किया है। ऑल्सो की पोजीशन हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कि अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में ऑल्सो आएगा, अगर मैन वर्ब है तो मैन वर्ब के पहले ऑल्सो आएगा, अगर बी का फॉर्म है इज एम आर वॉज वर तो इज एम आर वॉज वर के बाद में ऑल्सो आएगा। तो यूएस ने यह भी डिसाइड किया है टू एंड, एंड यहाँ पे वर्ब के रूप में है, टू के साथ जुड़ रखा है, इन्फिनिटिव है। हांगकांग जो स्पेशल ट्रेड स्टेटस, हांगकांग का जो विशेष ट्रेड स्टेटस है, ठीक है ना, हांगकांग का जो ट्रेड स्टेटस है, आपने देखा होगा हाल ही के न्यूज़पेपर्स में, न्यूज चैनल्स पर कि हांगकांग बहुत ज़्यादा विरोध कर रहा है चाइना का, लोग सड़कों पर हैं, उपद्रवी हो चुके हैं। तो वो सब चीज़ें बता रहा है कि यूएस ने ये भी तय किया है कि वो हांगकांग का जो स्पेशल ट्रेड स्टेटस है, एक विशेष ट्रेड स्टेटस है, उसको भी एंड करेगा इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट। किस कारण से? क्योंकि अमेरिका विरोध में है। किसके खिलाफ विरोध है? तो प्रोटेस्ट के साथ में लगेगा अगेंस्ट। ये बात नोट करने लायक है कि प्रोटेस्ट अपने साथ में अगेंस्ट लेता है, रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोटेस्ट का विरोध करना है। विरोध अगर है तो किसी के खिलाफ आप हैं, और किसी के खिलाफ अगर हैं तो किसी के विरुद्ध अगर आपके स्टेप्स हैं तो डेफिनेटली अगेंस्ट एक ऑप्शन बचता है प्रीपोजिशन के रूप में। तो कह रहा है कि यूएस ने यह भी तय किया है कि हांगकांग का स्पेशल स्टेटस जो है, ट्रेड स्टेटस है, उसको एंड करेगा। बीजिंग के एक मूव है, बीजिंग का मतलब चाइना, चाइना की राजधानी है, और न्यूज़पेपर का ये स्टाइल होता है कि राजधानी के माध्यम से उस देश का संबोधन होता है। तो बीजिंग का जो मूव है, बीजिंग का जो कदम है, टू इंट्रोड्यूस अ न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ, कि बीजिंग एक नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लाना चाहता है फॉर द स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। किसके लिए? SAR। आपको कई बार ये न्यूज़पेपर में शॉर्ट फॉर्म में भी मिलेगा SAR। तो SAR के लिए
स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के लिए नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लाना चाहता है, तो उसके विरोध में यूएस ने यह भी तय किया है कि वो हांगकांग का स्पेशल ट्रेड स्टेटस को एंड करेगा। इससे आगे देखो, रिपीटेड टारगेटिंग ऑफ चाइना बाय वॉशिंगटन एंड बीजिंग्स रिटेलिएटरी मूव्स मेक इट लुक लाइक द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैव एंटर्ड इनटू अ न्यू कोल्ड वॉर। देखो सब्जेक्ट यहां पे दो हैं, पहला सब्जेक्ट बन रहा है ये वाला, रिपीटेड टारगेटिंग ऑफ चाइना। रिपीटेड मतलब बार बार में, टारगेटिंग का मतलब टारगेट करना, चाइना को बार बार में टारगेट करके किसके द्वारा टारगेट किया जा रहा है, बाय वॉशिंगटन, वॉशिंगटन राजधानी होगी अमेरिका की, तो यूएस की बात कर रहा है, एंड बीजिंग्स ये चाइना की राजधानी, चाइना की बात है। रिटेलिएटरी मूव्स, रिटेलिएटरी मतलब बदला लेने की भावना से ओतप्रोत, है ना, वेंजियंस इसको बोलते हैं, रिवेंजफुल बोलते हैं, वेंजफुल बोलते हैं, बात कर लेंगे इसकी, विंडिक्टिव बोलते हैं। तो कह रहा है कि रिपीटेड टारगेटिंग ऑफ चाइना बाय वॉशिंगटन, तो वॉशिंगटन के द्वारा, अमेरिका के द्वारा बार बार में चाइना को टारगेट किया जाना। और दूसरी बात, सेकंड सब्जेक्ट क्या है, ये यहां से स्टार्ट होता है, बीजिंग्स रिटेलिएटरी मूव्स, चाइना का बदला लेने की भावना से चले गए कदम, है ना, मेक इट लुक लाइक, चूंकि सब्जेक्ट दो हो चुके हैं, एक सब्जेक्ट ये है, एक सब्जेक्ट ये वाला है, एंड से कनेक्ट है, इसका मतलब प्लूरल वर्ब की आवश्यकता है, तो मेक का प्रयोग है। तो ये इट लुक लाइक, ये बनाता है किसको, इस चीज को, लुक लाइक जैसे कि द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमीज, की विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका, सेकेंड लार्जेस्ट चाइना, कि ये इसको बनाता है कि दोनों जो देश हैं, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका जो है, दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था चाइना है, वो एंटर कर चुके हैं न्यू कोल्ड वॉर में। कोल्ड वॉर का शीत युद्ध होता है, नए शीत युद्ध में प्रवेश कर चुके हैं। अब यहाँ पे भी दो सब्जेक्ट हैं, एक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट और दूसरा सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमीज, इकोनॉमीज प्लूरल है, इस कारण से यहाँ पे हैव का प्रयोग है। एंटर के साथ इनटू कब लगता है, एंटर अगर प्रवेश करने का अर्थ देता हो, जैसे कमरे में प्रवेश किया, हॉल में प्रवेश किया, है ना, मीटिंग हॉल में प्रवेश किया, तो ऐसे कंडीशन में एंटर अपने साथ इनटू नहीं लेगा। दूसरी तरफ अगर अग्रीमेंट की बात आप करते हो, दो कंपनी है, दो व्यक्ति हैं, अगर अग्रीमेंट करेंगे तो वहां पे आप इनटू लगा सकते हैं। अब यहां प्रश्न है कि इनटू का प्रयोग क्यों हुआ है, तो यहां इसलिए है क्योंकि ये इन्वॉल्व हुए हैं किसी चीज में, तो शीत युद्ध में एंगेज्ड होंगे, शीत युद्ध में इन्वॉल्व हुए हैं, तो टू बिकम इन्वॉल्व इन अ सिचुएशन, उसके लिए आप लगा सकते हैं एंटर के साथ में इनटू। तो कारण ये है एंटर के साथ इनटू आने का। खैर हमारी एक चीज यहाँ पे हमें जो डिस्कस करनी थी वो रिटेलिएटरी, ये आप नोट कर सकते हैं, रिटेलिएटरी। अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच की इसकी बात करोगे तो ये एक एडजेक्टिव है, और रिटेलिएटरी के जो भी सिनोनिम हो सकते हैं, एक मिनट, रिटेलिएटरी, RETALIATORY, रिटेलिएटरी, इसके कुछ सिनोनिम्स आप नोट करेंगे। एक इसका सिनोनिम हो सकता है वेंजफुल, एक इसका सिनोनिम हो सकता है वेंजियंस, एक हो सकता है रिवेंजफुल, एक इसका सिनोनिम हो सकता है विंडिक्टिव, बदला लेने की भावना से ओतप्रोत। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके बाद में आप नोट कर लीजिएगा इन चीज़ों को। तो ये हमने अगली स्लाइड का डिस्कशन कर लिया है, ठीक है, प्रोटेस्ट के साथ अगेंस्ट आएगा, ये भी याद रखिएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आगे देखो क्या कहना चाह रहा है, आगे कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स, वैसे गलती है इस पार्ट में क्योंकि ये प्रश्न एक बार एसएससी में पूछा गया था, गलती क्यों है बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ऑफिशियल्स जो हैं, मैं देखो पिछले स्लाइड में अगर लेके चलता हूँ आपको, तो वहाँ पे भी ये बात क्लियर कर सकते हो। यहाँ पर भी एक जगह पे एडमिनिस्ट्रेशन आया था शायद पिछले स्लाइड में या फिर इससे पहले, हाँ देखो ये रहा, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन दे रखा है आपको। तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव जो शब्द है वो एडजेक्टिव था, और रीजन जो शब्द है वो नाउन है। नाउन की विशेषता बताने के लिए आपको एडजेक्टिव चाहिए। फिर हम आगे चलते हैं इसके, तो अगले स्लाइड पर आपने फिर से देखा कि ऑफिशियल्स तो यहाँ पे है नाउन, और इसके लिए आपको चाहिए एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव बनाओगे तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स कर सकते हो, प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कर सकते हैं आप। तो ये गलती है, आपके एग्जाम में प्रश्न आया था और उसको गलत माना गया। अब आप पूछें कि अखबार में गलती होती है कि नहीं होती, वैसे ये ठीक भी है क्योंकि ये एक कंपाउंड नाउन बन रहा है, उस लिहाज से ये ठीक भी है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स, लेकिन प्रॉपर इसका फॉर्म अगर आपके एग्जाम में आए तो आप इसको मानेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। से द डिसीजन ऑन फ्लाइट्स इज इन रेस्पॉन्स टू द चाइनाज रिफ्यूजल टू अलाउ यूएस एयरलाइंस टू रिज्यूम फ्लाइट्स टू द कंट्री। अब यहाँ तक कि एक सेंटेंस में
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल सब्जेक्ट हुआ, इसका वर्ब है से, प्लूरल वर्ब है क्योंकि ऑफिशियल्स प्लूरल है, तो प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो कहते हैं। अब यहाँ पे दैट जो है वो उसको आप ऐसे मानो कि ये ब्रैकेट में है, ये अंडरस्टूड कंटेक्स्ट है कि दैट तो होगा ही, तो दैट नहीं भी है तो भी काम चलेगा। आजकल के एग्जाम्स में ऐसी गलतियां मिलती हैं देखने को, लेकिन आपको गलत नहीं करके आना है, इसको ऐसे मान लेना है कि दैट इसमें है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स कहते हैं कि द डिसीजन ऑन फ्लाइट्स, कि जो निर्णय है फ्लाइट्स को लेकर जो निर्णय है, इज, ये इज है इसकी वर्ब, ठीक है, ये जो रेड कलर में सारे सब्जेक्ट हैं। ऑन फ्लाइट्स इज इन रेस्पॉन्स का मतलब प्रतिक्रिया स्वरूप है, तो ये जो डिसीजन है फ्लाइट्स को लेकर वो इस प्रतिक्रिया के कारण है, मतलब प्रतिक्रिया किस चीज में, किस चीज का ये प्रत्युत्तर है टू चाइनाज रिफ्यूजल, कि चाइना ने मना कर दिया, चाइनाज रिफ्यूजल। अपोस्ट्रोफी के बाद में कोई आपसे पूछता है कि रिफ्यूजल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, कहीं पर भी अपोस्ट्रोफी मिले और फिर पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो सोचना नहीं है इस बारे में। अपोस्ट्रोफी अपने बाद में हमेशा नाउन लेता है। एक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया हुआ है शायद पहले भी कि पजेसिव एडजेक्टिव अगर है तो नाउन लेगा, तो ये भी एक प्रकार पजेसिव एडजेक्टिव, जेनेटिव केसेस को बोलते हैं, वैसे आगे नाउन ही होगा, तो रिफ्यूजल यहाँ पे नाउन है। तो प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं कि जो डिसीजन है फ्लाइट्स को लेकर वो इस प्रत्युत्तर में है कि चाइना ने मना कर दिया था टू अलाउ यूएस एयरलाइंस, यूएस के विमानों को आने के लिए मना कर दिया था, अलाउ करने से मना कर दिया था, टू रिज्यूम फ्लाइट्स, है ना, कि यूएस एयरलाइंस जो हैं अपनी उड़ानें, अपनी फ्लाइट्स रिज्यूम नहीं कर सकते। रिज्यूम का मतलब क्या है, शुरू करना। एक रिज्यूमे होता है नाउन के रूप में, उसको फिर बोलते हैं बायोडेटा जिसको बोलते हैं आप, है ना, सीवी जिसको बोलते हैं, वो रिज्यूमे बन जाएगा, वो नाउन के रूप में। ये रिज्यूमे शुरू करना। फ्लाइट्स टू द कंट्री, कि उनके देश में यूएस अपनी उड़ानें जारी नहीं रख सकता, स्टार्ट नहीं कर सकता, फिर से प्रारंभ नहीं कर सकता, इसके लिए मना कर दिया। तो इसके चलते यूएस के अधिकारियों ने निर्णय लिया कि हम भी अलाउ नहीं करेंगे, और 16 जून से डिसीजन उन्होंने इंपोज कर दिया। आ गया होगा समझ में। आगे देखो, चाइना हैड इंट्रोड्यूस्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरनेशनल फ्लाइट्स इन मार्च in the wake of the COVID-19 pandemic and most of those curbs are still in place. China had introduced, China यहाँ पे सब्जेक्ट है, had introduced restrictions, इन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाए। तो रेस्ट्रिक्शंस को इम्पोज भी कर सकते हैं, थोपना, और रेस्ट्रिक्शंस के बारे में आपने एक चीज़ प्रपोज की है, प्रस्ताव रखा है कि रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे, आपने संभावना बताई, तो उसके लिए इंट्रोड्यूस भी लगा सकते हैं। तो चाइना ने रेस्ट्रिक्शंस इंट्रोड्यूस किए, चाइना ने रेस्ट्रिक्शंस लगाए, किस पर, अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स पर। तो ये केवल अमेरिका की फ्लाइट्स की बात नहीं है, दूसरे किसी देश की फ्लाइट पर भी प्रतिबंध थे। कब लगाए, मार्च में। तो ये हैड इंट्रोड्यूस्ड है, ये पास्ट परफेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो चाइना ने रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर, ठीक है। आप इसको इंपोज करते तो भी ऑन लगता, इंट्रोड्यूस रेस्ट्रिक्शंस, तो एक्चुअली रेस्ट्रिक्शन जो शब्द अपने साथ ऑन लेता है कि प्रतिबंध लगा है, तो किस चीज पर लगा है। इन मार्च, मार्च के महीने में, महीनों के नाम से पहले, मंथ्स के नेम से पहले इन लगता है। इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है परिणाम स्वरूप, एज ए रिजल्ट ऑफ, है ना। इन द वेक ऑफ का मतलब क्या होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ, के परिणाम स्वरूप, या फिर इसको आप फॉलोइंग भी कह सकते हैं, इसके अनुसरण में, इसके परिणाम स्वरूप। इसको आप कॉन्सेक्वेंटली या सब्सिक्वेंटली भी कह सकते हैं, कॉन्सेक्वेंटली, परिणाम स्वरूप। बात एक ही है, सबका मतलब एक ही है। तो ये कह रहा है कि किस परिणाम स्वरूप लगाए थे, किसके कारण लगाए थे, कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण। एंड मोस्ट ऑफ दोज कर्ब्स, और उनमें से अधिकांश जो प्रतिबंध है, कर्ब्स का मतलब प्रतिबंध होता है, ठीक है, कर्ब्स का मतलब प्रतिबंध, हम बात कर लेंगे इसके सिनोनिम्स की। आर स्टिल इन प्लेस, अब ये मोस्ट ऑफ दोज कर्ब्स है, ये सब्जेक्ट है, इसको देखकर आर वर्ब है। स्टिल का मतलब अभी भी, कल भी डिस्कस किया था, इसका मतलब होता है अभी भी। इन प्लेस मतलब एग्जिस्ट करते हैं, अस्तित्व में हैं, और अधिकांश प्रतिबंध अभी भी लगे हुए हैं, अभी भी बने हुए हैं, ये कहना चाह रहा है। अब यहाँ पे जो कर्ब है, कर्ब का मतलब होता है, अब यह नाउन के रूप में है, इसका मतलब प्रतिबंध है, तो इसके लिए आप क्या लगा सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन, एक अच्छा सा वर्ड स्ट्रिक्चर, जहां मैं अच्छा सा बोलता हूं इसका मतलब ये नहीं है कि वर्ड बहुत अच्छा यूज करें आप, अच्छे का मतलब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है, इसलिए आप यहाँ पे स्ट्रिक्चर भी यूज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप लिमिट यूज कर सकते हैं, चेक यूज कर सकते हैं। तो ये सब प्रतिबंधों के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि भी अधिकांश प्रतिबंध जो उनमें से हैं वो अभी भी बने हुए हैं, अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, ये बात ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। अब इसके आगे बात करें हम, तो डिस्प्यूट्स सच एज दिस
कुड बी रिजोल्व थ्रू टॉक्स एंड कॉपरेशन। ये थ्रू जो है ये एक प्रेपोजिशन है और इसका मतलब होता है इस माध्यम से। जब आप किसी मीडियम की तलाश में होते हैं तो उस मीडियम से पहले थ्रू लगा सकते हैं। डिस्प्यूट्स मतलब विवाद, जैसे कि सच एज का प्रयोग एग्जाम्पल देने के लिए करते हैं। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो विवाद जैसे कि ये वाला विवाद है, कौन से वाला, अमेरिका और चाइना का जो विवाद है। कुड बी रिजोल्व ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, बी के साथ थर्ड फॉर्म। रिजोल्व का मतलब सॉर्ट आउट करना है, सुलझाना है। तो इस प्रकार के विवाद जो है उनको सुलझाया जा सकता है, सब्जेक्ट ये है। और इन डिस्प्यूट्स को सुलझाया जा सकता है थ्रू टॉक्स एंड कॉपरेशन, बातचीत और सहयोग के माध्यम से। टॉक्स का मतलब बातचीत, कॉपरेशन का सहयोग। अब मैंने यहाँ पे डिस्प्यूट्स को वैसे हाईलाइट किया, वैसे फर्क पड़ने वाला था नहीं, क्योंकि कुड तो न्यूट्रल है, कुड तो कोई सिंगुलर या प्लूरल देखकर लगता नहीं, लेकिन मैंने बताया इसलिए कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार एग्जाम में देखा गया है कि सच एज जब दे रखा होता है, सच में कुछ एग्जाम्पल दे रखे होते हैं, कोई एक ही एग्जाम्पल जैसे दिया इसने, यहाँ सिंगुलर दिया है, तो आप इसके अकॉर्डिंग कहीं मान लीजिए ऐसी वर्ब है कि सिंगुलर और प्लूरल में से पिक करना है, तो कहीं ऐसा मत कंफ्यूज होना कि सच एज के बाद जो सिंगुलर है उसको देखकर लगाएंगे, नहीं, इसका सब्जेक्ट जो है वो पहले वाला होता है, इसलिए इसको देखकर आप वर्ब लगाएंगे। इसी कारण से मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है। चलो आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट है, चाइना हैज ऑलरेडी सेंट सिग्नल्स ऑफ डी एस्केलेशन अलाउइंग फॉरेन एयरलाइंस टू रिज्यूम फ्लाइट्स ऑन अ लिमिटेड स्केल स्टार्टिंग जून 8। चाइना हैज ऑलरेडी सेंट। अब ये जो ऑलरेडी जो कंडीशन है, ऑलरेडी वाले कंडीशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट लगा देते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि रूल्स को रूल्स की तरह नहीं पढ़ना, लेकिन मैं बार बार मैं बताता हूं उन चीज़ों को जो मैंने बहुत बार देखी हैं। कोई चीज़ के अंदर, मैगजीन में, न्यूज़पेपर्स में, नॉवेल्स में, जो मैं देखता हूं बार बार में, उन चीज़ों को मैं समझा देता हूं कि हाँ ये ऐसा होता आया है, ठीक है ना। तो चाइना हैज ऑलरेडी सेंट सिग्नल्स, तो चाइना ने पहले ही संकेत दे दिए हैं, संकेत भेज दिए हैं, सिग्नल्स का संकेत ऑफ डी एस्केलेशन। डी एस्केलेशन का मतलब होता है टेंशन को कम कर देना, एस्केलेशन का बढ़ाना, और डी लगा दिया प्रीफिक्स, इसका मतलब घटाना, तो ये टेंशन को घटाने की बात है। तो चाइना ने पहले ही सिग्नल सेंड कर दिए हैं, किसके, डी एस्केलेशन के। चाइना ने प्रयास किया है कि टेंशन्स कम कर दी जाए, और कैसे किया है, इसको ऐसा करते हुए। तो ये अलाउइंग जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल की भूमिका में है, क्योंकि जब बीच में आईएनजी लगाते हैं और उसमें आप ये देखते हैं कि ऐसा करते हुए है, तो उसे आप मान लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अलाउ करते हुए किसको, फॉरेन एयरलाइंस, विदेशी वायुयानों को, टू रिज्यूम फ्लाइट्स, उनकी उड़ानें शुरू करने के लिए अलाउ कर दिया है, ऑन अ लिमिटेड स्केल, लेकिन एक सीमित स्तर पर। लिमिटेड स्केल, स्केल नाउन है, लिमिटेड एडजेक्टिव है, एक सीमित स्तर पर, स्टार्टिंग जून 8, जो कि स्टार्ट होगा कब से, 8 जून को। ये डेट लिखने का तरीका पहले मंथ और फिर 8। अगर आप लिखना चाहते हैं 8 को पहले, तो आप लिखिए 8th ऑफ जून, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो चाइना ने पहले से ही संकेत दे दिए हैं टेंशन को कम करने के, और कैसे दिए हैं, फॉरेन एयरलाइंस को अलाउ करके कि वो अपनी उड़ानें स्टार्ट कर सकते हैं एक लिमिटेड स्केल पर, जो कि 8 जून से स्टार्ट हो रही हैं। आगे देखो, वेदर और नॉट मिस्टर ट्रंप हैज अ रीथिंक the larger problem is the US overall approach towards China, which has taken an increasing hostile turn in the last 4 years. वेदर के साथ में और लगता है, याद रखना, वेदर और साथ में लग सकते हैं। तो यदि ऐसा है या नहीं है, वेदर और नॉट मिस्टर ट्रंप हैज अ रीथिंक, कि मिस्टर ट्रंप इस बारे में सोच रहे हैं कि नहीं। रीथिंक का मतलब पुनर्विचार करना। तो मिस्टर ट्रंप का ये फिर से मतलब सोच रहे हैं कि नहीं, चाहे ऐसा हो या ना हो, मतलब ये तो निश्चित है कि होगा ही। इस प्रकार से इसका अर्थ लें कि मिस्टर ट्रंप इस बारे में रिकंसिडर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। द लार्जर प्रॉब्लम, और बड़ी समस्या, और व्यापक समस्या। लार्जर यहाँ पे डिग्री कंपैरेटिव है, बड़ी समस्या इज। अब ये द लार्जर प्रॉब्लम सब्जेक्ट हो गया, इसको देखकर इज वर्ब है। द यूएस ओवरऑल अप्रोच, वो समस्या है यूएस की कुल मिलाकर जो अप्रोच क्या है, कैसे यूएस चाइना को ट्रीट करता है, वो बड़ी समस्या है। देखो एक चीज यहाँ पे, यूएस देखिए, ये हम पढ़ते हैं जब आप केस पढ़ते हैं, जिनेटिव केस पढ़ते हैं, उसमें एक चीज़ देखने को मिलती है। आप देखते हैं हिसिंग साउंड के वर्ड्स, जिन शब्दों के एंड में एस ई एस होता है, जिन शब्दों का एंड का जो लेटर है वो से का मीनिंग देता है, हिसिंग साउंड देता है, सिजलिंग साउंड देता है, तो हम ये पढ़ने में आता है कि आप एस रिपीट ना करें, केवल अपोस्ट्रोफे से ही काम चलाएं, ठीक है ना। जैसे फॉर जस्टिस सेक है, आपने कुछ एग्जाम्पल देखे हो, जैसे नाउन पढ़ा हो जस्टिस सेक, तो जस्टिस सेक में क्या होता है, अपोस्ट्रोफे लगाते हैं, एस रिपीट नहीं करते, क्योंकि से का संकेत तो पहले से आ रहा है।
लेकिन देखिए ये जो चीज़ है वो आप अप्लाई नहीं करें किसके साथ में, जब प्रॉपर नाउन की बात आप करते हो। तो ये किसी देश का नाम है, प्रॉपर नाउन है। किसी व्यक्ति का नाम हो, प्रॉपर नाउन हो, वहाँ पे अगर एस या ईएस हो, वहाँ पे अगर हिसिंग साउंड हो तो फिर अपोस्ट्रोफी एस लगाया जा सकता है, और यही कारण है कि यूएस बन रहा है। तो बड़ी समस्या क्या है, यूएस की ओवरऑल अप्रोच, संपूर्ण अप्रोच टुवर्ड्स चाइना, चाइना की ओर, चाइना को लेकर, विच हैज़ टेकन। अब ये जो विच है वो एक्चुअल में इसके लिए आ रहा है। तो ये जो अप्रोच है, हैज टेकन, उसने हैज टेकन एन इंक्रीजिंगली हॉस्टाइल टर्न। टर्न यहां पे है एडजेक्टिव, हॉस्टाइल यहां पे है सॉरी नाउन, टर्न नाउन है, ये एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है। तो इसने बिल्कुल दुश्मनीपूर्ण एक टर्न ले लिया है। हॉस्टाइल का मतलब होता है एनिमी, ठीक है ना। तो यहां पे कह रहा है कि दुश्मनीपूर्ण एक टर्न ले लिया है इन द लास्ट 4 ईयर्स, पिछले 4 सालों में। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। तो इस प्रकार से इसको लेंगे कि जो बड़ी समस्या है वो यूएस की ओवरऑल अप्रोच है चाइना को लेकर, वो अप्रोच जिसने यहाँ पे इंक्रीजिंगली हॉस्टाइल टर्न लिया है लास्ट 4 ईयर्स में, पिछले 4 सालों में बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर हॉस्टाइल टर्न ले लिया है, दुश्मनीपूर्ण एक टर्न ले लिया है, ये कहना चाहता है। आगे देखो, इसके बाद देखो, फ्रॉम ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी टू द पेंडेमिक एंड हांगकांग द बैटल लाइन्स हैव बीन ड्रॉन, चाइना which the Pentagon called a revisionist power in 2018 is the main rival of Washington, a position which the Soviet Union held during the Cold War. From trade, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो शुरुआत हमने कहाँ से करी, ट्रेड से, अंत कहाँ पे किया, पेंडेमिक और हांगकांग पर। तो व्यापार और टेक्नोलॉजी शुरू कर दो। यहाँ से लड़ाई शुरू हुई थी, ट्रेड वॉर शुरू हुआ था, ध्यान हो तो आपको। तो यहाँ से शुरू होके और पेंडेमिक और हांगकांग तक, पेंडेमिक वैश्विक महामारी, फिर हांगकांग का एक वहाँ पे जो क्लैश चल रहा है चाइना के साथ में, वहाँ तक द बैटल लाइंस, लड़ाई की जो लाइंस हैं, बैटल की जो लाइंस हैं, हैव बीन ड्रॉन, वो खींच दी गई है। ड्रॉन, ड्रॉ की सेकंड फॉर्म है, ड्रॉ की सॉरी थर्ड फॉर्म है ड्रॉ, फिर सेकंड फॉर्म इसकी बनती है ड्रू, और थर्ड फॉर्म इसकी बनती है ड्रॉन। तो इस प्रकार से 3 फॉर्म्स इसकी बनेगी। तो बैटल लाइंस को खींच दिया गया है, ये पैसिव वॉइस हो गया, लाइंस प्लूरल है, प्लूरल को देखकर प्लूरल वर्ब है, बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये पैसिव है। तो बैटल लाइंस खींच दी गई है। फिर कह रहा है चाइना, ये सब्जेक्ट है, कहाँ पे इसकी वर्ब देखो, विच द पेंटागन, अब ये पेंटागन यहाँ पे सब्जेक्ट है। पेंटागन आखिर क्या है, वॉशिंगटन डीसी के पास में एक सेना का ऑफिस है जहाँ सैन्य अधिकारी बैठते हैं, उसको पेंटागन कहा गया है। तो द पेंटागन कोल्ड अ रिविजनिस्ट पावर, तो पेंटागन ने जिसे रिविजनिस्ट पावर कहा है, विच यहाँ पे रिलेटेड है इस चीज़ से। तो पेंटागन ने जिसे, किसको, चाइना को क्या कहा है, रिविजनिस्ट पावर। रिविजनिस्ट से क्या समझते हो, रिविजनिस्ट का मतलब चाइना अपना मन बार बार में बदलता रहता है। चाइना एक ऐसी शक्ति है जो बार बार में अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करता रहता है, चीज़ों को बदलता रहता है। रिविजन का मतलब ही क्या है, री का मतलब फिर से, विजन का मतलब देखना, तो फिर से बार बार में चीज़ों को देखते रहना, बार बार में बदलते रहना। तो ऐसी शक्ति कहा है जो रिविजनिस्ट है, बार बार में अपना स्टैंड चेंज करता है, इस रूप में इसको कहा है। इन 2018 में, अब ये चाइना जो है उसके लिए इज है। द मेन राइवल, चाइना अब मुख्य शत्रु है, राइवल का मतलब विरोधी, ओपोनेंट ऑफ वॉशिंगटन, किसका, अमेरिका का। वॉशिंगटन अमेरिका की राजधानी, तो वॉशिंगटन, यहाँ पे अमेरिका की बात हो गई। अपोजिशन, एक ऐसी स्थिति, विच द सोवियत यूनियन हेल्ड, जो कि सोवियत यूनियन की स्थिति थी, सोवियत यूनियन के पास ये स्थिति थी। हेल्ड जो है वो होल्ड की सेकेंड फॉर्म है, इसके पहले आप होल्ड फर्स्ट फॉर्म और हेल्ड सेकेंड फॉर्म और हेल्ड थर्ड फॉर्म ऐसे होता है, हालांकि ये तो सेकेंड फॉर्म है। कोल्ड वॉर के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, तो शीत युद्ध के दौरान जो स्थिति सोवियत यूनियन की थी वो स्थिति आज किसकी है, चाइना की। रिपीट कर देता हूं, तो ट्रेड और टेक्नोलॉजी से स्टार्ट करके पेंडेमिक और हांगकांग तक जो बैटल लाइन्स है वो खींच दी गई है। चाइना जो कि विच द पेंटागन कोल्ड रिविजनिस्ट पावर, जिसे पेंटागन ने कहा है कि एक रिविजनिस्ट पावर है 2018 में, इज द मेन राइवल ऑफ वॉशिंगटन। अब चाइना जो है वॉशिंगटन का मुख्य ओपोनेंट है, विरोधी है, शत्रु है। अब ये कह रहा है कि एक ऐसी पोजीशन है, ये रिविजनिस्ट जो एक पोजीशन है, रिविजनिस्ट की पोजीशन ही सोवियत यूनियन की थी जब ये कोल्ड वॉर के दौरान, कोल्ड वॉर का समय चल रहा था उस समय। आगे देखेंगे आप, तो यहाँ कह रहा है द टाइज बिटवीन चाइना एंड द यूएस आर स्टिल नॉट एज बैड एज दे वर बिटवीन द सोवियत यूनियन एंड द यूएस। अब लेखक कह रहा है द टाइज बिटवीन, टाइज का मतलब संबंध, रिलेशन, कनेक्शन। तो जो संबंध है चाइना और यूएस के,
आर स्टिल, आर टाइज को देखकर है, ये अभी भी, स्टिल का मतलब अभी भी, नॉट एज बैड एज। अब ये एज एज और सो एज आप याद रखेंगे, एज एज और सो एज अपने बीच में डिग्री लेते हैं पॉजिटिव। कौन सा डिग्री लेंगे? पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होगा इन दोनों के बीच में। एक बात और याद रखना कि सो एज जो है वो जनरली नेगेटिव सेंटेंसेस में ही आता है, एज एज दोनों में आ सकता है, एज एज पॉजिटिव में भी आ सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है। तो काम की बात यह है कि सो एज का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंसेस में नहीं हो सकता। ये आपके एडजेक्टिव जब आप पढ़ते हो ग्रामर में तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है, कॉमन एरर्स में पूछते हैं। तो संबंध जो है चाइना और यूएस के बीच में, वो संबंध अभी भी उतने बुरे नहीं हैं जितने कि वे थे। अब ये देख किसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है? इसके लिए, ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन मतलब यहाँ पे प्रोनाउन है और टाइज को देख कर आ रहा है, तो टाइज यहाँ पे नाउन हो गया। जितने की वो थे, क्या संबंध बुरे थे, वर आ गया। बिटवीन द सोवियत यूनियन एंड द यूएस, बिटवीन के साथ में एंड लगाते हैं, इन दोनों के बीच में, आ गया समझ में। तो इन दोनों देशों के बीच संबंध अभी उतने बुरे नहीं हैं जितने कि सोवियत यूनियन और यूएस के बीच में हुआ करते थे। आगे देखो, बीजिंग एंड वॉशिंगटन आर स्टिल इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली एंटेंगल्ड। एंटेंगल्ड का मतलब होता है फंसा हुआ होना, एक प्रकार से स्टक होना, ठीक है। एम्ब्रॉयल्ड भी आप कह सकते हो, मुसीबत में होना, तो ये फंस जाना, स्टक होना। तो कह रहा है कि बीजिंग एंड वॉशिंगटन स्टिल इकोनॉमिकली, स्टिल का मतलब अभी भी, ये तीसरी बार आ रहा है। देखो आज एक ये वाला ऊपर ही ऊपर, एक ये और एक पहले पढ़ चुके हैं हम आज वाले सेशन में, तीसरी बार आ रहा है स्टिल का मतलब अभी भी, नोट कर लीजिएगा इस बात को। तो चाइना और अमेरिका आर स्टिल इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली एंटेंगल्ड। एंटेंगल्ड यहाँ पे अगर हमने वर्ब ली है तो यहाँ पे आप देखिए कि इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली एडवर्ब का काम करेगा, वैसे एंटेंगल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वर्ब का काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आर यहाँ पे लिंकिंग वर्ब के रूप में आप लोगे, क्योंकि ये जोड़ रहा है कि वॉशिंगटन और बीजिंग जो है वो एंटेंगल्ड हैं। किस रूप से एंटेंगल्ड है? फंसे हुए हैं इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली, है ना, वित्तीय रूप से, आर्थिक रूप से, ठीक। तो ये बीजिंग और वॉशिंगटन जो है अभी भी इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली एंटेंगल्ड हैं। आगे देखो, द वर्ल्ड इज नॉट डिवाइडेड into two ideological blocks as it had been during the Cold War. The word से पहले द आता है, the word सब्जेक्ट है, इसको देखकर verb is है। word is not divided into, divide के साथ में preposition into आता है, जो नोट करने योग्य है, मैं साइड में लिखते जा रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। divide के साथ preposition जो required है वो होता है into। तो कह रहा है कि वर्ल्ड, दुनिया जो कि डिवाइडेड है दो आइडियोलॉजिकल ब्लॉक्स में, दो वैचारिक गुटों में, दो वैचारिक ग्रुप्स में, ये ग्रुप्स हैं। जैसे कि, एज जैसे कि, इट हैड बीन, इट यहाँ पे वर्ड के लिए प्रोनाउन है, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन ही है, जैसे कि ये पर्सनल प्रोनाउन था। इट हैड बीन, जैसा कि ये रहा था, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, शीत युद्ध के दौरान। मैं रिपीट कर देता हूँ, वर्ड जो है वो डिवाइडेड नहीं है दो आइडियोलॉजिकल ब्लॉक्स में, जैसे कि ये डिवाइडेड था कोल्ड वॉर के दौरान। आगे देखो, इससे आगे इसने कहा द पॉसिबिलिटी ऑफ ए मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन इज वेरी लो। पॉसिबिलिटी सब्जेक्ट है, इसको देखकर वर्ब इज है, लो यहाँ पे एडजेक्टिव, वेरी यहाँ पे एडवर्ब, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है एडवर्ब। पॉसिबिलिटी संभावना, मिलिट्री कन्फ्रंटेशन सैन्य मुठभेड़ की संभावना, कि सेना से युद्ध हो जाए दोनों देशों का, ऐसी संभावना बहुत कम है। कन्फ्रंटेशन का मतलब मुठभेड़ है, एनकाउंटर है, फेस ऑफ है। इसके लिए बहुत ही अच्छा सा वर्ड तो फेस ऑफ यूज कर सकते हो, क्योंकि आजकल के दिनों में आपको ये वर्ड देखने को मिला होगा, फेस ऑफ, ठीक है, सामना करना। तो जो संभावना है मिलिट्री कन्फ्रंटेशन की वो बहुत ही कम है। एक तो इसने ये कहा। इसके बाद में आप कहीं देखिए, बट द एरा ऑफ कोऑपरेशन, पीसफुल ट्रेड एंड प्रैग्मेटिज्म दैट हैड डिफाइंड यूएस चाइना पार्टनरशिप सिंस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन्स रीसेट इन द 1970s सीम्स टू हैव मेड वे फॉर एन एग्रेसिव लीडरशिप कॉन्टेस्ट एंड डीपेनिंग म्यूचुअल मिसट्रस्ट। फिर कह रहा है द बट द एरा, एरा का मतलब युग है, एरा के लिए इपोक यूज कर सकते हैं, एरा के लिए इपोक यूज कर सकते हैं, एरा के लिए एज यूज कर सकते हैं, ठीक है, एरा के लिए आयन यूज कर सकते हैं, एरा के लिए ईओन यूज कर सकते हैं। एक गाड़ी आती है हुंडई की, वो भी एरा। तो बट द एरा ऑफ कॉपरेशन, लेकिन जो एरा है सहयोग का एरा, कॉपरेशन सहयोग, पीसफुल ट्रेड मतलब शांतिपूर्ण ढंग से ट्रेड का जो युग है, एंड प्रैग्मेटिज्म का मतलब वाइबिलिटी को प्रैग्मेटिज्म बोलते हैं, व्यवहारवाद को बोलते हैं प्रैग्मेटिज्म। दैट हैड डिफाइंड, जिसने कि डिफाइन किया था, एरा सब्जेक्ट है, इसको देखकर हेड लग रहा है,
जिसने कि डिफाइन किया वो युग जो सहयोग का है, पीसफुल ट्रेड का है, प्रैग्मेटिज्म का है, और जिस एरा ने डिफाइन किया यूएस चाइना पार्टनरशिप को, यूएस चाइना साझेदारी को, सिंस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन रीसेट इन द 1970s, 1970 के दशक में जब प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन फिर से आए थे सत्ता में, राष्ट्रपति बनकर आए थे, तो इनका जो एक पार्टनरशिप डिसाइड हुई थी, सीम्स टू, अब ये सीम्स जो है वो इस एरा के लिए ही फिर से आ रहा है। ये जो एरा है सीम्स टू हैव मेड वे फॉर, अब ये कह रहा है कि भाई ये सीम्स मतलब प्रतीत होता है टू हैव मेड वे फॉर, कि इसने रास्ता दे दिया है, हैव मेड वे, इसने रास्ता दे दिया है फॉर एन अग्रेसिव लीडरशिप, किसके लिए, एक आक्रामक लीडरशिप को, लीडरशिप कॉन्टेस्ट को, आक्रामक एक नेतृत्व की प्रतिस्पर्धा को, एंड डिपेंडिंग म्यूचुअल ट्रस्ट, और म्यूचुअल का मतलब परस्पर होता है, मिसट्रस्ट का मतलब अविश्वास होता है, डिपेंडिंग का मतलब गहरा होता हुआ, और परस्पर अविश्वास जो गहरा होता अविश्वास है उसको जन्म दे दिया है। एक बार फिर से समझिए कि जो एरा है कॉपरेशन का, पीसफुल ट्रेड का, प्रैग्मेटिज्म का, जिस युग ने डिसाइड किया था यूएस चाइना की पार्टनरशिप को निक्सन के टाइम पे 1970s की बात है, अब ऐसा लगता है कि वो जो समय था अब वो तब्दील हो गया है किस चीज़ के अंदर, अग्रेसिव लीडरशिप कॉन्टेस्ट के अंदर, और गहरे होते हुए म्यूचुअल मिसट्रस्ट के अंदर अब अविश्वास ने जगह ले ली है। दोनों देशों के बीच में खाई एक आ गई है, एक प्रकार का गैप आ गया है, ये लेखक कहना चाह रहा है। आगे देखेंगे तो एंड विद मिस्टर ट्रंप डेस्परेटली लुकिंग फॉर एन एनिमी टू ब्लेम फॉर द मिसफॉर्च्यून्स दैट फेल ऑन अमेरिका in an election year that has been battered by the pandemic and the deepest economic downturn since the Great Depression, tensions with China are expected to skyrocket in the coming months। चाहे सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, टुकड़ों में बांट के पढ़ा जाए तो बहुत आसान होगा। कैसे, चलिए देखते हैं। एंड विद मिस्टर ट्रंप, और विद मिस्टर ट्रंप इस चीज़ के साथ कि मिस्टर ट्रंप जो है डेस्परेटली मतलब बहुत ही ज़्यादा अगर आप एफर्ट डालते हैं अपने, अगर आप निराश हैं और आप फ्रस्ट्रेट हैं और फिर आप एफर्ट्स पुट करते हैं तो उसको डेस्परेटली कहते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ के साथ कि मिस्टर ट्रंप जो है बहुत ज़्यादा तलाश कर रहे हैं। लुकिंग फॉर का मतलब तलाशना। आप पूछेंगे कि लुकिंग फॉर से पहले वर्ब नहीं आईएनजी कैसे आ गया, तो यहाँ पे वर्ब अगर लगाते, आप हेल्पिंग वर्ब लगाते इससे पहले, इज एम आर वॉज वर कुछ भी, तो फिर इसका अर्थ होता कि वो ऐसा कर रहे हैं। जबकि ये कह रहा है विद को देखकर देखो आईएनजी लग रहा है, ठीक है ना। यहाँ देखो मिस्टर ट्रंप सब्जेक्ट है, मिस्टर ट्रंप डेस्परेटली लुक फॉर कर रहे हैं, तो विद प्रिपरेशन इसलिए आईएनजी है। वो तलाश रहे हैं एन एनिमी, एक शत्रु, टू ब्लेम, कि वो ब्लेम कर सके। कई बार जब आप असफल होते हैं, जब असफलता हाथ लगती है तो किसी न किसी को ब्लेम आप करते हैं, है ना। तो उसके लिए ऐसा ही है कि चूंकि इनको पता लग गया है, खुद एक मतलब एक इनर कॉल तो इनका है ही कि मैं राष्ट्रपति पद के रूप में पद पर आने के बाद ज़्यादा सफल नहीं रहा, है ना। तो इस चीज़ के लिए अब चूंकि इलेक्शन ईयर आ चुका है, चुनावी वर्ष है, नवंबर में अमेरिका में चुनाव है, इसके चलते अब ये एक शत्रु की तलाश में है, एक एनिमी की तलाश में जिसको ब्लेम कर सकें। फॉर द मिसफॉर्च्यून्स, किसके लिए, इन मिसफॉर्च्यून्स, इन दुखों के लिए। मिसफॉर्च्यून्स में से दुर्भाग्य को बोलते हैं, दुख को बोल सकते हैं। दैट फेल ऑन, दैट यहाँ पे मिसफॉर्च्यून्स के लिए है, वो मिसफॉर्च्यून्स जो कि अमेरिका पर यहाँ पे फॉल हुए। फॉल का मतलब गिरना, ये सेकेंड फॉर्म है फेल। वैसे ध्यान रखना फॉल, फेल, फॉलन, और इसी तरीके से एक होता है फेल, फैलेड, फैलेड। इंपॉर्टेंट नीचे वाला है, ऊपर वाला तो शायद आपको पता हो, नीचे वाला भी पता ही होगा खैर, लेकिन नहीं पता हो तो नोट करिएगा। ये गिरना है ऊपर वाला फॉल, फेल, फॉलन, और नीचे वाला जो है फेल, फैलेड, फैलेड, वो गिराना है, ठीक है ना। ये गिराना है, ऊपर वाला गिरना है। तो मिस्टर ट्रंप जो कि बहुत ज़्यादा तलाश रहे हैं, एक मतलब काफ़ी ज़्यादा इनका प्रयास है कि वो एक एनिमी की तलाश में है। एनिमी क्यों चाहिए, अपना हार का ठीकरा, अपनी मतलब गैर जिम्मेदाराना पूर्ण व्यवहार का ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। किसके लिए, मिसफॉर्च्यून्स के लिए, उन आपदाओं, उन संकट की घड़ी के लिए जो कि अमेरिका पर आ पड़ी है। इन एन इलेक्शन ईयर, किस में, चुनावी वर्ष में। दैट हैज़ बीन बैटर्ड, दैट यहाँ पे चुनावी वर्ष जो कि बेटर हुआ है। बेटर्ड का मतलब होता है स्ट्राइक रिपीटेडली। बेटर का मतलब क्या है, स्ट्राइक रिपीटेडली या फिर हिट रिपीटेडली, बार बार में प्रहार करना। तो जिस पर प्रहार हुआ है, किसका, पेंडेमिक का, वैश्विक महामारी का। एंड द डीपेस्ट इकोनॉमिक डाउनटर्न, और सबसे गहरा आर्थिक संकट का। डाउनटर्न का मतलब है कोई चीज़ नीचे गिरती है ना, और अप टर्न अगर है तो इसका मतलब ऊपर जाती है। तो ये डाउन टर्न है, मतलब अर्थव्यवस्था खराब हुई है सिंस द ग्रेट डिप्रेशन। कब से, जब वैश्विक मंदी का दौर था। डिप्रेशन का मतलब भी मंदी होती है, स्लो डाउन होता है। तो जब आर्थिक मंदी का, है ना, क्रेडिट क्रंच होता है,
तो आर्थिक मंदी का जब दौर था उस समय से लेकर अब तक की सबसे बड़ी मंदी का सामना कर रहा है। फिर कह रहा है टेंशंस विद चाइना, ये आर है टेंशंस को देखकर। चाइना के साथ जो टेंशंस है एक्सपेक्टेड टू स्काईरॉकेट, ऐसी संभावना है कि ये बढ़ेगी, टेंशंस जो है बढ़ेगी इन द कमिंग मंथ्स, आने वाले महीनों में। ठीक है, आर एक्सपेक्टेड दे रखा तो पैसिव वॉइस है, तो टेंशंस के बढ़ने की संभावना है इन द कमिंग मंथ्स, आने वाले महीनों में। तो स्काई रॉकेट हम देख ही चुके थे, मशरूम होता है, एस्केलेट होता है, इंक्रीज है, ये सब। वॉशिंगटन वांटेड एन एनिमी एंड इट फाउंड इट इन चाइना, तो वॉशिंगटन चाहता था कि एक शत्रु मिले, एक ओपोनेंट मिले, एक ऐसा विरोधी मिले, एक होस्टाइल मिले, जिसको हम क्या कह सकते हैं, ठीकरा फोड़ सकते हैं, ब्लेम कर सकते हैं। एंड इट फाउंड इट, यहाँ पे आ गया वॉशिंगटन के लिए प्रोनाउन, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। तो इसने पाया है इसको, इट यहाँ पे आ रहा है एनिमी के लिए, तो इसने शत्रु पाया किस में, इन चाइना, चाइना में ये शत्रु मिल गया इसको। अनलेस द लीडर्स ऑफ बोथ कंट्रीज चेंज देयर कोर्स एंड रीबिल्ड द लॉस्ट म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, अ न्यू काइंड ऑफ कोल्ड वॉर वुड बी फोर्स्ड अपॉन द वर्ल्ड। अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, याद रखिएगा दो चीजें हैं जो कंफ्यूज करती हैं, अनलेस और अनटिल। अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, जबकि अनटिल का मतलब होता है जब तक कि न। खास बात यह होती है कि दोनों ही वर्ड नेगेटिव हैं, इसलिए इनके साथ में नोट अप्लाई नहीं हो सकता, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी बात इसमें खास यह है कि यह शर्त के लिए आता है और अनटिल है वो समय दर्शाने के लिए आता है, तो इनका प्रयोग आप एक दूसरे के स्थान पर नहीं कर सकते, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो जिस स्थान पे आना चाहिए वहीं पर आएगा, दे कैन नॉट रिप्लेस ईच अदर, ये ध्यान रखना है आपको। तो यदि ऐसा नहीं होता है, क्या नहीं होता है कि लीडर्स ऑफ बोथ द कंट्रीज, कि दोनों देशों के जो लीडर्स हैं, दोनों देशों के नेता हैं, चेंज देयर कोर्स, कोर्स का मतलब रास्ता, वो अपना अगर रास्ता तय नहीं करता, मतलब बदलते नहीं है, देयर आ रहा है यहाँ पे लीडर्स के लिए, और चेंज आ रहा है लीडर्स को देखकर, ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गई। तो अगर दोनों देशों के नेता अपना रास्ता नहीं बदलते हैं एंड रीबिल्ड, और नहीं बनाते हैं फिर से, री का मतलब पुनः, बिल्ड का मतलब बनाना, और फिर से नहीं बनाते हैं क्या, द लॉस्ट म्यूचुअल कॉन्फिडेंस। लॉस्ट मतलब जो खोया हुआ है, म्यूचुअल का मतलब परस्पर, कॉन्फिडेंस का विश्वास, तो आपस में जो इनका विश्वास एक प्रकार से लॉस्ट हो चुका है, उस विश्वास को फिर से नहीं बनाते हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, होगा ये कि अ न्यू काइंड ऑफ कोल्ड वॉर, एक नए प्रकार का शीत युद्ध, न्यू काइंड यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, एक नए प्रकार का शीत युद्ध जो है वुड बी फोर्स्ड अपॉन, फोर्स अपॉन का मतलब है जिस चीज को एक्सेप्ट करने की आपकी इच्छा नहीं लेकिन थोप दिया जाता है, उसको बोलते हैं फोर्स अपॉन। तो एक नए प्रकार शीत युद्ध जो है थोपा जाएगा, पूरे विश्व पर नया शीत युद्ध देखने को मिलेगा। बात समझ में आ गई। तो अगर दोनों देशों के नेता अपना रास्ता नहीं बदलते हैं, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस जो खो गया है उसको फिर से बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, तो एक नए प्रकार का शीत युद्ध थोपा जाएगा पूरे विश्व पर, पूरा विश्व एक नया शीत युद्ध देखेगा, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, इससे आगे हम बात करें आज के रिवीजन पर। तो देखो, अगर आप इसके टोन की बात करोगे ना कि भाई टोन क्या है इस पैसेज का, तो आप समझिए, खुद बताएं आप इसके टोन क्या है, आप मुझे कमेंट के जरिए बताने की कोशिश करें कि इसका टोन क्या है। वैसे देखो, आप मैं थोड़ी सी एक हिंट दे देता हूं आपको कि ये किसी के पक्षपात नहीं कर रहा लेखक कि अमेरिका के पक्ष में है कि चाइना के पक्ष में है, ना ही किसी की प्रशंसा कर रहा है। तो आप बायस्ड में या फिर आप किसी ऐसे टोन में ना जाएं जिसमें प्रशंसा की बात हो, कोई सजेस्टिव टोन की बात भी नहीं कर सकते आप इसके अंदर, कोई सुझाव ऐसा भी नहीं है, केवल ये क्या हो रहा है उसका वर्णन है। मैं एक हिंट दे रहा हूं आपको कि क्या दोनों देशों के बीच में घटित हो रहा है उसका वर्णन यहाँ पे है। तो अपनी टोन क्या होगी वो आप कमेंट करके मुझे बताएं। वेवर क्या है, वेवर का मतलब होता है छूट, वेवर से मतलब क्या होता है, छूट। पेन्यूरी का मतलब होता है गरीबी, पैकिश का मतलब होता है भूखा, हंग्री। बोर्ड का मतलब है भविष्य में कोई घटित होने चीज है उसका संकेत देना। इंड्यूस का मतलब होता है प्रेरित करना। रिपीट कर दूं, वेवर का छूट, ये गरीबी, ये भूखा, ये ओगर कह सकते हो, है ना, कोई चीज भविष्य में घटित हो उसका पूर्व संकेत मिलना। इंड्यूस का प्रेरित करना, इंस्पायर करना, एनकरेज करना, पुश करना, प्रोपेल करना, ये सब। तो वेवर का सिनोनिम तो हो जाएगा रिलिंक्विशमेंट। ठीक है, ये भी छूटी, एक प्रकार से अबेंडनमेंट भी कह सकते हो। पेन्यूरी का मतलब इंडिजेंस, गरीबी। पैकिश का मतलब भूखा है तो फेमिस्ड, हंग्री होता ही है। बोर्ड का मतलब प्रेसिज है, इसको प्रेसिज पढ़ते हैं, पूर्व संकेत मिलना, ओगर।
इंड्यूस का मतलब बिगेट, किसी चीज़ को जन्म देना, ब्रिंग अबाउट भी कह सकते हो आप इसको, कोज भी कह सकते हो, रिजल्ट इन भी कह सकते हो, बिगेट भी हो सकता है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये रिवीजन में था। तो ये था आज के हमारे सेशन में। हालांकि ये वीक का अंतिम सेशन है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कल भी एक न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल हम डिस्कस करें। तो चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।